नमस्कार। सभी दर्शकों का मेरे इस ज्योतिष चैनल पर स्वागत है। आज का विषय जो हमने लिया है वो लिया है ग्रहों की युति पर। सामान्यतः ग्रहों की युति का हमारे ज्योतिषीय आकलन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे दो व्यक्ति जब एक घर में रहते हैं तो उन दोनों के प्रभाव से घर के वातावरण पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से जब दो ग्रहों की युति होती है तो उन ग्रहों से किसी भाव का प्रभाव अधिक या कम हो सकता है। तो अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं आज के विषय का आरंभ करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। हम आज की बात कर रहे हैं दो से ज़्यादा ग्रहों की। जब कभी भी ज्योतिष में किसी भी भाव में दो से अधिक ग्रह होते हैं तो वहाँ पर एक प्रकार से ग्रह युद्ध की स्थिति क्रिएट हो जाती है। क्योंकि कोई भी तीन ग्रह जब एक जगह होंगे, जिस प्रकार से तीन तिकट महाविकट की कहावत है, ऐसे ही जब दो से ज़्यादा ग्रह हो जाते हैं तो या तो वो तीन होंगे या तो चार होंगे। चार होंगे तो गुटबाजी हो जाती है, तीन होते हैं तो आपस में ही द्वंद्व होता है। अब यह द्वंद्व के वजह से ग्रहों का जो प्रभाव ऊपरी तौर पर दिखता है वो बदल जाता है। इसके अतिरिक्त हम नक्षत्रों को भी हम नहीं भूल सकते हैं। यदि किसी एक ही नक्षत्र में ग्रहों की युति हो जाए तो उसका प्रभाव अलग होता है। अगर नक्षत्रगत अलग अलग हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। लेकिन हम यहाँ पर नक्षत्रों की बात आज नहीं करेंगे, केवल हम ग्रहों की बात करेंगे। जब बात योगों की हो रही है तो सामान्यतः हम पंच महापुरुष योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग या लक्ष्मी नारायण योग या इसके अलावा दो स्थानों के अधिपति के परिवर्तन से बनने वाला विपरीत राजयोग, इस तरह के राजयोगों की हम बात करते हैं। तो जब राजयोगों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जब दो ग्रह होते हैं तो उनका प्रभाव अलग, जैसा कि मैंने बताया। अब यहाँ तीन ग्रह आ जाते हैं तो जो उनका अंशात्मक वैल्यू होता है, अंश के आधार पर उन ग्रहों का प्रभाव बदल जाता है। इससे हम ग्रह मालिका के नाम से भी जानते हैं। जैसे किसी भाव में अगर चार ग्रह हैं तो चारों ग्रह में से कोई ना कोई ग्रह अंशात्मक रूप से किसी से कम किसी से ज़्यादा होगा। तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंश का है वो, और जो ग्रह सबसे कम अंश का है वो उस पूरे योग को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो ग्रह आगे है यानी जो कम अंश वाला है वो उस चीज़ की शुरुआत करेगा और जो अधिक अंश वाला है वो उस चीज़ का समापन करेगा। सेम यही कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं जब अलग अलग भावों में लगातार ग्रह हों। जब लगातार ग्रह होंगे तो आप लग्न की तरफ से जब चलेंगे तो जिस प्रकार से ग्रहों की गति होती है कुंडली में, उसी आधार पर अगर आप चलेंगे तो जो पहला ग्रह पड़ेगा वो आरंभिक ग्रह होगा और जो अंतिम भाव में ग्रह पड़ेगा वो आपका अंतिम परिणाम देने वाला ग्रह होगा। अब यदि अंतिम ग्रह क्रूर है या सौम्य है तो परिणाम बदल जाएंगे। इसी प्रकार से आरंभ करने वाले ग्रह का परिणाम भी प्रभाव डालता है। अब जो बीच के ग्रह होते हैं वो इन दोनों के बीच चलते हैं। इसी आधार पर आप कालसर्प योग भी समझते हैं, क्योंकि कालसर्प योग में राहु और केतु शुरू में और अंत में होते हैं और यहाँ पर राहु और केतु अकेले होते हैं। इनके साथ कोई दूसरा ग्रह नहीं होता है। बाकी सारे ग्रह इनके बीच में आते हैं। तो यानी कि बाकी के जो आपके 5 भाव बनते हैं उन्हीं में सारे ग्रह रहेंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं या तो आरंभ केतु से होगा यानी काल अमृत योग, और या तो आरंभ राहु से होगा यानी काल सर्प योग। तो इस प्रकार से जो आरंभ और अंत है उसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर जब ग्रह युति कर रहे हैं तो ग्रहों की प्रकृति भी होती है। अब प्रकृति का मतलब है कि ग्रह सुर या असुर प्रभाव के होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं। अगर हम सात्विक ग्रहों की बात करें तो सात्विक ग्रह हमारे विवेक के लिए, हमारी सोच के लिए अच्छे फल देते हैं। वहीं पर जो तामसिक ग्रह होते हैं वो हमें कर्म क्षेत्र में संघर्ष करने में, अपने शरीर की ऊर्जा को दिखाने में ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा सहयोग करते हैं। राजसिक ग्रहों का जो उपयोग होता है वो भौतिक सुख साधन में, उनके आधार पर उनकी वृद्धि करने में सहयोगी होता है। लेकिन यही जो सहयोग एक क्षेत्र में दे रहे हैं वो दूसरे क्षेत्र में नकारात्मक भी होते हैं। जैसे कि तामसिक ग्रह या असुर ग्रह कहें, जो क्योंकि सुर और असुर में हम बांटें तो 4 ग्रह 5 ग्रह सुर भाव में है। जैसे सूर्य हो गया, सुर है। इसके ऊपर मैंने अभी एक वीडियो और बनाया है कि सुर असुर भाव से हमारे सोच पर, हमारे विवेक पर, सही गलत की पहचान पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप उसको देख के सुर और असुर का अंतर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर सुर ग्रह हैं तो वो विवेक के त्रिकोण में यानी 1, 5, 9 के त्रिकोण में सुर ग्रह का अच्छा प्रभाव होता है। इसी तरह से अगर सुर ग्रह मोक्ष त्रिकोण में हैं यानी कि 4, 8, 12 में हैं तो भी उनका प्रभाव अच्छा होता है, क्योंकि ये भाव हमारे मानसिक स्तर पर हमारी चीज़ को दर्शाते हैं। वहीं पर अगर क्रूर ग्रह हैं, असुर ग्रह हैं, 7, 3, 7, 11 में हैं तो अच्छे फल देते हैं। आपके 2, 6, 10 में हैं तो अच्छा फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कार्मिक ऊर्जा देनी होती है, बाहरी रूप से आपको अपना दमखम दिखाना होता है। तो जब अंदर की बात आती है, अंदरूनी दमखम की,
मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तो सौम्य ग्रह और सूर्य ग्रह। इसके अलावा अब जब हम बात कर रहे हैं दो से ज़्यादा ग्रहों की युति की, तो अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है। अब राजयोग कैसे बन सकता है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण का स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हो जाए, या शुभ ग्रह के स्वामी यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का राशि परिवर्तन दुष्ट स्थान के स्वामियों से हो जाए। तो अब इस तरह अगर जब राशि परिवर्तन होता है तो ये माना जाता है कि ग्रह अपनी अपनी राशि में पहुंच गए हैं और वो अपनी अपनी राशि का फल देंगे। हो सकता है ये दोनों ग्रह एक जगह युति में भी हो, ये भी राजयोग का होता है, खास करके जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ मिलते हैं। अब यहाँ पर जब दो ग्रह मिल रहे हैं तो जब दो हैं तो वो तो हैंडशेक कर लेंगे, एक दूसरे को समझ लेंगे और काम करेंगे। लेकिन जब दो से ज़्यादा ग्रह पहुँच जाते हैं तो तीसरा ग्रह खेल में एक बोलते हैं ना, मैं लोकल भाषा का लैंग्वेज है, खेल में खलबंडल करना। अब मान लीजिए कि सूर्य और बुध अगर एक साथ हैं तो बुधादित्य योग बनाते हैं। सूर्य का अंश कुछ होगा, बुध का कुछ अंश होगा। अब मान लीजिए यहीं पर शुक्र भी उनके साथ आ जाते हैं। अब सूर्य बुध शुक्र एक ही भाव में हो गए, तो यहाँ पर अगर शुक्र का अंशात्मक मान सूर्य और बुध के अंशों के बीच में है, तब क्या होगा कि जो युति बनेगी वो बुधादित्य योग कायम रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर सबसे आगे सूर्य होंगे या बुध होंगे और सबसे आखिरी में सूर्य या बुध होंगे, तो इनकी युति रहेगी। अब बीच में जो शुक्र हैं वो अपना अकेला फल देंगे। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र का अंशात्मक मान सूर्य से कम या सूर्य से ज़्यादा हो जाए, या बुध से कम बुध से ज़्यादा हो जाए, तो वो शुरू में या आखिरी पोजीशन में शुक्र चला जाएगा। अब यहाँ पर जो युति बनेगी वो सूर्य और बुध की न बन के सूर्य या शुक्र की बनेगी। अब बुध बेचारे बीच में अकेले हो जाएंगे। अब सूर्य और शुक्र की युति को वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहीं पर जो बुधादित्य योग दिख रहा था, हो सकता है यहाँ पर शुक्र जो है शुभ भाव के स्वामी हों, लेकिन यहाँ पर युति के आधार पर उनका प्रभाव नकारात्मक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि लग्न का और अष्टम भाव का राशि परिवर्तन हो जाए। अब जब लग्न और अष्टम का राशि परिवर्तन होगा तो ये कहा जाता है कि अगर अष्टम का भाव का अधिपति अगर लग्न में पहुंच जाए तो आदमी को बहुत संघर्ष देता है, शादी नहीं करने देता है, विवेक में ऐसी सोच लाता है कि व्यक्ति जो है अपने निर्णय अपने लिए घातक सिद्ध करता है। लेकिन अब ये राशि परिवर्तन अगर ऐसा हो रहा है कि अष्टम में जो ग्रह है वो शुभ है और जो लग्न में ग्रह है वो अशुभ है, तो यहाँ पर लग्न में शुभ ग्रह या सूर्य ग्रह अगर लग्न में पहुँच जाता है तो ये लग्न के लिए अच्छा है, क्योंकि लग्न विवेक का भाव है। और असुर ग्रह अगर अष्टम में आ जाता है तो वो अच्छा है। यहाँ पर ये राशि परिवर्तन इस तरह है तो अच्छा है। लेकिन अब इसका उलट हो जाए कि राशि परिवर्तन के जरिए जो अशुभ ग्रह है या जो क्रूर ग्रह है या तामसिक ग्रह है या असुर भाव का जो ग्रह है वो लग्न में पहुँच जाए और लग्न का जो सूर्य ग्रह है वो अष्टम में आ जाए, तो ऐसे में परिणाम ठीक इसके विपरीत होंगे, जो कि पहले में सूर्य और असुर का उल्टा हुआ था। यानी अब ये विवेक के लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि विवेक के भाव में असुर ग्रह का जाना या क्रूर ग्रहों का जाना विवेक की हानि दर्शाता है। मान लीजिए यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन लग्न में पहले से कोई दो ग्रह मौजूद हैं। अब जब दो ग्रह मौजूद हैं तो उन दो ग्रहों की युति में ये तीसरा ग्रह वहाँ पहुँच के अपना प्रभाव डालेगा और योग को बदल देगा। अब मान लीजिए कि लग्न में शुक्र का, मंगल का और शनि का योग बन रहा है। अब शनि शुक्र मंगल का योग बन रहा है तो, लेकिन राशि परिवर्तन के जरिए शनि जो है वो दो स्थान में चले गए किसी भी, तो अब यहाँ जो दो स्थान का स्वामी है वो वहाँ पर आ गया। अब उसका संबंध देखा जाएगा कि शुक्र और मंगल से कैसे बन रहा है, जो कि पहले हम शनि के साथ देख रहे थे। अब यहाँ तीन ग्रहों से पुनः उस युति में जो ग्रह राशि परिवर्तन के जो पहुँच रहा है उसके अंश का मान देखना ज़रूरी होगा। ठीक इसी प्रकार से कभी कभी हमारे जो केंद्र के अधिपति हैं या शुभ भाव के अधिपति हैं वो दो स्थान में चले जाते हैं, यानी कि अष्टम में चले गए, द्वादश में चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने युति कर ली, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति आपके दो स्थान पर हो गई। अब ये जो दो स्थान हैं इनकी युति में अगर दो से ज़्यादा ग्रह हो रहे हैं तो वहाँ पर पुनः देखना पड़ेगा कि इन ग्रहों में अंश के रूप में कौन सबसे पहले है और कौन सबसे बाद में है। इसके आधार पर उनका परिणाम बदल जाएगा। सामान्यतः जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो एक सबसे शॉर्टकट लोग पूछते हैं कि हम कौन सा रत्न पहन लें। तो पहले तो रत्न पहनना एक आसान चीज़ नहीं है, रत्न के साथ आपको अपने कर्म पर भी ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया सूर्य और असुर का प्रभाव। अब यदि आपके लग्न त्रिकोण में कोई असुर ग्रह है, असुर ग्रह मतलब शनि हो, वहाँ पर राहु हो, वहाँ पर केतु हो, केतु को असुर ग्रह नहीं मानते हैं। इसके अलावा वहाँ पर मुख्यतः शनि, राहु और शुक्र और बुध ये असुर ग्रह कहे जाते हैं। शुक्र और बुध को राजसिक बोला जाता है, तो इनका प्रभाव अगर लग्न त्रिकोण में है तो अलग मायनों में नकारात्मक होता है, लेकिन आपके शरीर पर या आपके सामान्य जीवन पर उतना
बुरा असर वो नहीं डालते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे राहु और शनि हो लग्न त्रिकोण में और आप शनि का रत्न पहन लें या राहु का रत्न पहन लें तो अब आपके विवेक पर वो नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। अब ये तो सामान्य होगा, लेकिन अगर कहीं पर हो सकता है कि लग्न में शुभ ग्रह हो लेकिन अष्टम का अधिपति या छठे का अधिपति या द्वादश का अधिपति राहु या शनि बन रहा हो और उसने राशि परिवर्तन कर लिया, अब वो लग्न में पहुंच गया। अब राशि परिवर्तन करके वो लग्न में पहुंच गया और इस समय अगर आप ऐसे ग्रह का रत्न पहनेंगे तो विवेक के लिए वो आपके लिए घातक होगा। लेकिन यही शनि और राहु अगर राशि परिवर्तन से दशम में पहुंच जाएं, सप्तम में पहुंच जाएं, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि यह आपके कर्म क्षेत्र में आपके बल को बढ़ाएंगे। तो इनका रत्न अगर आप पहनेंगे तो आपका कर्म क्षेत्र में भाग्य चमकेगा। तो भाग्य को चमकाने के लिए हम केवल ग्रहों की युति भी देखते हैं, और 3 से ज़्यादा ग्रह हैं तो खास करके ये ध्यान देना है कि जब 3 से ज़्यादा ग्रह हो रहे हैं तो उनकी युति में अंशात्मक रूप से कौन कौन से ग्रहों की युति बन रही है। जैसे 3 ग्रह होंगे तो उनमें से जो बीच का अंश का ग्रह होगा वो अकेला पड़ जाएगा। इसी अलावा अगर 4 ग्रह हो रहे हैं तो जो सबसे ज़्यादा अंश का है, जो सबसे कम अंश का एक युति उसकी बनेगी, और फिर जो 2 बीच के ग्रह हैं उनकी 2 युति मानी जाएगी। वो अपने अपने युति का फल देंगे। यानी अगर मान लीजिए कि किसी कुंडली के किसी भाव में सूर्य का, बुध का, शुक्र का, मंगल का योग बन गया, तो न सामान्यतः आप देखेंगे कि शुक्र मंगल का योग अच्छा नहीं माना जाता, शुक्र बुध का योग अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन ये अच्छा या बुरा तब होगा कि आपको अंश देखना पड़ेगा। अगर कहीं शुक्र का और मंगल का अंशात्मक मान मध्य में पड़ रहा है तो शुक्र मंगल की युति होगी। अगर यह युति दशम स्थान पर हो रही है तो ये आपके लाभदायक है, क्योंकि मंगल उस भाव के कारक हैं। वहीं पर सूर्य और बुध की युति बुधादित्य को बनाएगी, वो भी दशम भाव के लिए अच्छा है। लेकिन अब यही उल्टा होके पहुंच जाए सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में यहाँ पर जो बुधादित्य हो गए तो सूर्य, यहाँ पर शुक्र मंगल की युति बन रही है और सूर्य बुध की युति बन रही है, तो ये सप्तम भाव के लिए नकारात्मक हो जाएगा। तो किसी एक भाव में किसी ग्रह को देख के आप अगर कोई आकलन बना लेते हैं वीडियो सुन के या किसी जगह से सुन के, तो आप इस तरह से जल्दबाजी ना करें। खास करके जब रत्न पहनने की बात है तो ये कभी मान कर ना चलें कि अगर नौमेश का या भाग्येश का आपने रत्न पहन लिया तो आपके लिए लाभकारी ही होगा। अब मान लीजिए कि आपके नवम भाव में गुरु की राशि है, यानी वहाँ पर मान लीजिए धनु राशि है, और गुरु अष्टम भाव में पहुँच गए या गुरु आपके छठे भाव में आ गए। गुरु जब छठे भाव में आ गए तो अब गुरु को अपना फल कहाँ का देना होगा, जहाँ पर वो बैठे हैं तो वो भाग्येश। तो भाग्येश हैं तो आपको भाग्य का तो फल देंगे, लेकिन छठवें और आठवें में आपकी जो छुपी हुई कमियां हैं वो देखी जाती हैं। तो यानी गुरु से संबंधित जो आपके अंदर की कमियां हैं वो इन भावों में उजागर होंगी। अब आपने रत्न पहन लिया तो वो कमियां और बढ़ के उजागर होंगी। हाँ, यदि यहीं पर गुरु नवमेश हैं लेकिन केंद्र में हैं या त्रिकोण में हैं तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर गुरु जो हैं वो राशि परिवर्तन करके किसी और ग्रह में चले गए। मान लीजिए कि गुरु अष्टमेश हैं, मीन राशि, अष्टम में मान लीजिए कि मीन राशि है, तो गुरु उसके अधिपति हुए और गुरु लगन में आ गए। जब लगन में आएंगे तो वहाँ पर सिंह राशि आएगी। अब यानी सूर्य और गुरु का अगर राशि परिवर्तन होता है तो सूर्य अष्टम में चले जाएंगे और गुरु जो है लगन में आ जाएंगे। अब ऐसे केस में आपको गुरु को बल देना अच्छा रहेगा, जबकि गुरु कौन है, अष्टमेश हैं, लेकिन वो कहाँ पर पहुँच गए, अच्छी जगह पर पहुँच गए जो उनका कि दिग्बल का भाव है। तो इस तरह से दुस्थान के स्वामी अगर शुभ स्थान पर चले जाएं और शुभ स्थान के स्वामी दुस्थान पर चले जाएं तो यहाँ पर ऐसे रत्न का चुनाव होता है। अब यहीं पर अगर गुरु के साथ कोई 2 ग्रह वहाँ से पहले से मौजूद हैं, जो कि सामान्यतः वहाँ पे सूर्य था, राशि परिवर्तन को अगर हम ध्यान ना दें तो मान लीजिए लग्न में सूर्य था और वहाँ पर उसके पहले शनि थे और उसके साथ में वहाँ पे राहु थे। अब ये शनि, राहु और सूर्य की युति बंधन योग बनाती है, आपको बीमारियाँ देती है। तो यहाँ पर बीमारियाँ हो सकता है आपको रहें, लेकिन क्योंकि गुरु वहाँ पहुँच गए हैं तो उस युति में अब गुरु किसके साथ युति बना रहे हैं, शनि के साथ युति बना रहे हैं या राहु के साथ युति बना रहे हैं, क्योंकि अब गुरु का अंशात्मक मान उस युति के प्रभाव को बदल देगा। तो जब कहीं किसी भाव में 2 से ज़्यादा ग्रह होते हैं तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक कुंडली लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा ये जो मैं बता रहा हूँ ये समझ में आ जाए। तो ये कुंडली अगर हम देखें तो अगर यहाँ पर हम कुंडली की बात करें तो इसमें लग्न जो है वो कर्क राशि का है और लग्न में ही राहु है मंदी के साथ, और अष्टम भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में कुंभ राशि है।
तो अब यहाँ पर अगर हम राशि परिवर्तन देखें तो राशि के रूप में कुंभ के राशि अधिपति होते हैं राहु, तो राहु अष्टम का प्रभाव देंगे और चंद्रमा लगन का प्रभाव देंगे। तो ये राशि का परिवर्तन हो गया। तो अब यहाँ पर अगर गौर करिए तो अब राहु का रत्न अगर पहन लेते हैं तो पहली बात तो राहु असुर ग्रह हैं और लगन के भाव में हैं, तो लगन में विवेक के लिए ये नकारात्मक होते हैं। तो आपने अगर राहु का रत्न पहना तो हो सकता है कि आपको राहु जनित चीज़ों पर कामयाबी मिले। राहु आपके इंटरनेट को दिखाते हैं, आपकी थिंकिंग पावर को दिखाते हैं, रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को दिखाते हैं। इन सब चीज़ों में आपको स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी मिलेगी यदि आप राहु का रत्न पहनते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु का दूसरा जो नकारात्मक पहलू है वो भी बली हो जाएगा कि राहु सही गलत की पहचान में चूक कराते हैं। अगर वो लग्न में है, नवम में है, पंचम में है, तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को भी आपने बल दे दिया रत्न पहन के। वहीं पर अगर हम देखें तो राशि परिवर्तन से तो वहाँ पे चंद्रमा आ गए हैं। तो अगर आप चंद्रमा का रत्न पहनेंगे तो वो शुभ भाव में है, चंद्रमा सूर्य ग्रह हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होंगे। देखा जाए तो यहाँ चंद्रमा अष्टम में है, पीड़ित माने जाएंगे, लेकिन ये राशि परिवर्तन से यहाँ पर योग बदल गया। वहीं पर इसी कुंडली में अगर आप 12वें भाव में देखें तो 12वें भाव में सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति है। अब जब सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध की युति है तो यहाँ पर 4 ग्रह हो गए हैं। तो अब यहाँ पर 2-2 ग्रहों का पेयर बनेगा। कैसे? जो ग्रह सबसे कम अंश का है, तो यहाँ पर अगर देखें तो सूर्य और मंगल, सूर्य सबसे कम अंश के हैं, मंगल उसके बाद, फिर शुक्र उसके बाद और बुध का अंश इन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का योग बन रहा है क्योंकि ये सबसे शुरू में सूर्य हैं सबसे कम अंश पे, सबसे ज़्यादा अंश पे बुध हैं, और बीच में आ रहे हैं मंगल और शुक्र जो कि अस्त हो रहे हैं। तो ये द्वादश भाव में बन रहा है संबंध। मंगल शुक्र का द्वादश में जाना ये अच्छा फल नहीं देगा। अब यहाँ पर ये देखा जाए कि द्वादशेश बुध स्वयं है, तो यानी द्वादशेश की युति हो रही है सूर्य से, और सूर्य कौन है? सूर्य आपके द्वितीयेश हैं। तो यहाँ पर एक युति बन रही है 2 और 12 की, और जो दूसरी युति बन रही है वो बन रही है पंचमेश, चतुर्थेश और दशमेश की। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 2 केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यानी शुक्र और मंगल। अब ये केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का 2 स्थान में जाना ये इनके लिए नकारात्मक है। जब कभी भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी अगर 2 स्थान में जाते हैं तो नकारात्मक है, और यहाँ पे शुक्र मंगल का योग वैसे भी नकारात्मक बोला जाता है। तो ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में 12वें भाव को लेके शुक्र मंगल के क्षेत्र में परेशानी रहेगी। अब शुक्र का क्षेत्र विवाह का होता है, पत्नी का होता है, आपके ऐशो आराम का होता है, आपके रक्त से संबंधित चीज़ों का होता है, आपके शरीर में जो जल तत्व है उसका होता है। तो यहाँ पर अगर यहीं पर ये अंश बदल गए होते, यानी अगर बुध और मंगल की युति हो जाती तो हो सकता है उसके लिए तार्किक क्षमता बढ़ा देता, उसके लिए अच्छा होता। लेकिन यहाँ सूर्य शुक्र का हो जाता तो कुछ नकारात्मक। अब यहाँ पे सूर्य अगर देखा जाए तो मरण कारक भाव में है, लेकिन अब मरण कारक की जब हम बात करते हैं तो ये भी देखना होता है कि जो ग्रह मरण कारक भाव में है क्या वह राशि जो है वो लग्नेश की मित्र की राशि है या शत्रु की राशि है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राशि आ रही है वो कर्क है लगन में, और द्वादश में मिथुन राशि है, तो ये शत्रु की राशि है। तो यहाँ पर सूर्य अपना मरण कारक प्रभाव भी देंगे, यानी जातक के पिता को भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, या जातक के पिता का जीवन संघर्ष में होगा। क्योंकि द्वादश क्या दिखाता है? पिता से दूरी हो सकती है, और जातक पिता से दूर जा के रहे, या उसकी पिता से अनबन हो सकती है, या पिता का जीवन कष्ट में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पिता के लिए समस्या दिखाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो वहीं पर यहाँ पर जो 2 ग्रहों की युति है वो एकादश भाव में हो रही है, वहाँ पर शनि और गुरु की युति हो रही है। तो अगर हम देखें तो शनि कौन है? शनि सप्तमेश हैं, यानी केंद्र के अधिपति हैं, और गुरु कौन है? तो गुरु भी त्रिकोण के अधिपति हैं। तो यहाँ केंद्र और त्रिकोण के अधिपति का जो युति है वो त्रिक भाव में हुई है। तो त्रिक भाव में आप जो कहा जाता है कि हमारे जन्म का कारण भी ये त्रिक भाव ही है। तो अब जातक अपने कर्मों से इस जगह पर कोई ना कोई अपने कर्म क्रिएट करेगा, क्योंकि ये भी दोनों शुभ भाव के स्वामी हैं, और कहाँ गए हैं? अशुभ भाव में गए हैं। ये उपचय भाव भी कहलाता है। तो उपचय भाव के नाते शनि और गुरु की युति तो अच्छी है, लेकिन जो अपने जीवन के अगले पुनर्जन्म की अगर हम बात करें तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गुरु से जनित कर्म जातक क्रिएट करेगा, जो कि उसके लिए नकारात्मक हो सकता है। तो 2 ग्रहों की युति में तो हम सीधा सीधा समझ लिए कि शनि और गुरु की युति है, यानी यहाँ पर भाग्येश की और सप्तमेश की युति है। लेकिन अगर हम बात करें जो 4 ग्रहों का योग है, तो वहाँ पर अगर यही ग्रहों का अंश आगे पीछे हो जाए तो मामला पलट जाएगा। इस जातक को गोमेद पहनने की सलाह दी गई है।
लेकिन मेरा आकलन बोलता है कि गोमेद यहाँ पर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राहु जो हैं वो अष्टमेश हैं और असुर ग्रह हैं। तो एक तो असुर ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा, क्योंकि लग्न और चतुर्थ भाव में हमें ध्यान देना चाहिए कि जितने ज़्यादा असुर ग्रह होंगे, सौम्य ग्रह होंगे, उतना ही जीवन के अन्य पहलुओं के लिए, जो कि भौतिकता से अलग है, आपको बाहर तड़क भड़क हो सकता है, ना दिखे, लेकिन जातक अंदर से काफ़ी बैलेंस होगा, नियंत्रित होगा और सुखी होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक दूसरी कुंडली की। तो यहाँ पर मीन राशि की कुंडली है और यहाँ पर दशम भाव में गुरु, शुक्र, केतु और शनि की युति है। अब अगर यहाँ देखें तो गुरु कौन है, तो गुरु लग्नेशी हैं और गुरु दशमेश हैं, यानी दोनों केंद्र के स्वामी गुरु यहाँ पर हैं। शुक्र कौन है, तो शुक्र अष्टमेश हैं, दुस्थान के स्वामी हैं। शुक्र की जो दूसरी राशि है वो अगर देखिए तो वो त्रिक भाव में तीसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव में है। तो यानी शुक्र जो है वो भी दुस्थान अधिपति हो गए। अगर हम शनि की बात करें तो शनि एक 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी है, वो भी दुस्थान अधिपति हो गए। तो यहाँ पर दो दुस्थान के अधिपति आपके केंद्र में आ गए हैं और लग्नेश के साथ हैं। तो अगर एक सामान्य भाषा में हम देखें तो यहाँ पर हमें लग्नेश को बल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हंस महापुरुष योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि अभी गुरु किसके प्रभाव में है, दो क्रूर ग्रह के प्रभाव में है, और वो दोनों ही, एक तो असुर ग्रह हैं शुक्र, शनि भी असुर ग्रह हैं, और शनि तो क्रूर ग्रहों में भी गिनती होती है। तो यानी यहाँ पर जो गुरु हैं उनके ऊपर इन दो ग्रहों से दबाव पड़ रहा है, और साथ में राहु केतु अक्ष भी बन रहा है। तो अगर हम केतु देखें तो केतु तो धनु राशि में है, तो अपने राशि अधिपति यानी गुरु के ही प्रभाव में जाएंगे, तो गुरु तो इनके साथ ही हैं। अब अगर देखें अंशात्मक रूप से तो गुरु की जो डिग्री है वो 4 है, शुक्र की 5 है, केतु की 16 है और शनि की 23 है। तो यहाँ योग किसका बनेगा, गुरु और शनि का, क्योंकि अंशात्मक रूप से वो दोनों सबसे आगे और सबसे पीछे हैं। बीच में जो युति बनेगी वो शुक्र और बुध की बनेगी। अब जब शुक्र और केतु की बनेगी, शुक्र केतु की युति को विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर ये दशम भाव है, तो दशम भाव में केतु तो अच्छा फल देंगे, लेकिन जो शुक्र का परिणाम है वो आपका सप्रेस कर देंगे केतु, क्योंकि अब केतु शुक्र के साथ युति में आ गए हैं। गुरु और शनि का योग यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम रत्न की बात करें, अगर आपने रत्न पहन लिया गुरु का, तो आपके लिए ये परेशानी का सबब बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल कौन कर रहा है, शनि कंट्रोल कर रहे हैं। आखिरी ग्रह कौन है, शनि है। तो शुरुआत आपकी अच्छी हो सकती है, लेकिन बाद में परिणाम आपको नकारात्मक मिल सकता है। तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर अशुभ भाव के स्वामी शुभ भाव में जाके शुभ भाव के स्वामियों के साथ युति करें, तो आपको अशुभ ग्रहों को जरूर देखना है, उनका प्रभाव आपको जरूर देखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रत्नों के चुनाव में आपका गुरु के रत्न का चुनाव आपके लिए महंगा साबित हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहली नज़र में लग रहा है कि गुरु के साथ शुक्र हैं, तो ये सर्वसंपदा योग है। अगर यहीं पर शुक्र लास्ट में हो जाते, यानी शुक्र का अंशात्मक मान ज़्यादा होता, गुरु का सबसे कम होता, तो गुरु और शुक्र की युति बनती, और गुरु और शुक्र की युति जातक को सर्वसंपदा सुख देती है, यानी जातक को हर तरह के धन धान्य की सुविधा मिलेगी। और शनि और केतु की युति, शनि केतु के प्रभाव को कम कर देते, जो केतु को अग्नि का पुंज बोला जाता है। तो शनि जो है केतु को ठंडक देते, यानी कि जो केतु का नकारात्मक प्रभाव है वो दब जाता। तो यहाँ जो विवाह से संबंधित समस्याएं आने की संभावना है, या जो उसके किसी रसायन जो हमारे, क्योंकि शुक्र अष्टमेश हैं जो कि आपके लंबी गंभीर बीमारियां देते हैं, तो जो शरीर में इससे संबंधित, किडनी से संबंधित समस्याएं आने के जो चांसेस हैं वो न्यून हो जाते हैं, क्योंकि शनि उस चीज़ को दबा देते। लेकिन यहाँ युति किसकी बन रही है, शनि और गुरु की बन रही है। अगर देखें तो शनि और गुरु जो हैं ये लग्नेश हैं और अष्टमेश हैं। तो लग्नेश अष्टमेश की युति ये भी दर्शाती है कि जातक को शारीरिक समस्या भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपने गुरु का रत्न पहना तो आप रोग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर रत्नों के चुनाव में जब कहीं ऐसी टिपिकल कंडीशन आ जाए, तो आप केवल भाग्य अधिपति है, लग्न अधिपति है, पंचाधिपति है, इसको देख के रत्न ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। कोई ज्योतिषी आपको बताता है तो आप उससे थोड़ा बहुत तर्क वितर्क कर सकते हैं कि इसका नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने में YouTube के माध्यम से बहुत सी तरह की चीज़ें प्रचलित की जा रही हैं। सिंपली एक बता दिया जाता है कि आप ये रत्न पहन लीजिए। तो किसी रत्न का चुनाव करना इतना आसान नहीं है। आराधना आप करते हैं तो कोई नहीं, ईश्वर आपकी आराधना का कभी नकारात्मक फल नहीं देंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब युति हो रही है, और ख़ास करके 2 से ज़्यादा ग्रहों की युति हो रही है, तो आपको उनके अंशात्मक मान को देखना है, नहीं तो जो आप जिसे भाग्य समझ रहे हैं वही आपके दुर्भाग्य का कारक बनेगा।
तो इस प्रकार से ग्रहों की युति में विशेषकर 2 से जब ज़्यादा ग्रह युति में हैं तो उनका जो प्रभाव पड़ता है, और कहीं इस युति में 2 स्थान के स्वामी और शुभ स्थान के स्वामी साथ साथ शामिल हो रहे हैं तो जो प्रभाव पड़ता है उसको आप नज़रअंदाज नहीं करें। अगर करते हैं तो फिर ये आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो ब्लाइंडली केवल आपने कहीं पढ़ लिया, चैट जीपीटी पर आजकल बहुत सारे आप चैट जीपीटी डालिए कि मेरे 9वें भाव का अधिपति ये है और ये है, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझसे संपर्क किया तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने उस कंटेंट को चैट जीपीटी पे लोड किया और चैट जीपीटी ने उनको एक सिंपल सा सोल्यूशन बता दिया कि आप ये पूजा कर लीजिए, ये आराधना कर लीजिए, ये रत्न पहन लीजिए। जबकि उनकी कुंडली में इसी योग के जरिए जो रत्न चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया था वो बिल्कुल अपोजिट जा रहा था। तो यहाँ पर आप जब भी कोई बात आती है तो ज्योतिष इतना आसान नहीं है कि चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी क्या करती है, जो किसी ज्योतिषी ने कहीं बोला है, अब हो सकता है उस ज्योतिषी ने ये बोला हो कि 9वें का अधिपति अगर गुरु है तो आप पुखराज पहन लीजिए, लेकिन उस चैट जीपीटी को ने ये डायलॉग नहीं सुना होगा कि अगर 9वें का अधिपति दुस्थान के साथ योग बना रहा है तो आपको रत्न नहीं पहनना है। तो यहाँ पर ज्योतिष में, क्योंकि ज्योतिष में गहराई कहाँ तक है, 12 राशियाँ हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनके 4 पद हैं, और कुंडलियों में 16 वर्ग है, 10 वर्ग है कुंडली है, वही 9वें का अधिपति, वही 5म का अधिपति जो संतान के लिए अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए खराब हो सकता है। तो जब तक इन चीज़ों को आप सही ढंग से तार्किक रूप से शास्त्रीय भाषा में न समझ लें तब तक चैट जीपीटी या यूट्यूब के माध्यम से कुंडली विश्लेषण या कुंडली के लिए जो उपाय बताए जाते हैं उनको ना करें। मेरी तो यही सलाह है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया ये मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, ये जो हमारे गुरुवरों ने कहीं कहीं बताया है, जो मैंने उनके मुखारबिंद से सुना है, उसको मैंने अपने जो व्यवहारिक तौर पर जब मैं लोग संपर्क में आया तो मैंने उसको उस कुंडली पर लगा के समझने का प्रयास किया कि क्या उनके जीवन में ये घटनाएं सचमुच में घट रही हैं या नहीं घट रही हैं। तो वो जो तर्क सही पाए गए उन्हीं के आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। तो आशा है कि जब कभी इसके बाद आप अपनी कुंडली देखेंगे या चैट जीपीटी पर या यूट्यूब पर आप किसी ज्योतिषी को सुनेंगे तो आधी अधूरी बात पर मत जाइए, बात की तह तक जाइए, और अगर आपको तह तक नहीं पहुंचना आता है तो किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लीजिए। बिना सलाह के रत्न धारण करना, किसी चीज़ का उपाय कर लेना, किसी चीज़ को दान दे देना, ये आपके लिए उल्टा हो सकता है। जिस प्रकार रत्न आप धारण करते हैं तो हो सकता है कोई ऐसी चीज़ का आप दान कर रहे हों या उस चीज़ से आप दूर जा रहे हों जो कि आपको लेनी है, तो आपका सारा परिणाम उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ को आप पहले समझिए। ये ज्योतिष में जो गहराइयाँ हैं उनको आप जब तक नक्षत्र तक नहीं उतरेंगे, क्योंकि ग्रह जिस राशि में है वो अपनी जगह है, जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के देवता का रूप वो लेके निकलेंगे। अब अश्लेषा नक्षत्र में जो बैठा हुआ गुरु है उसका प्रभाव और रोहिणी नक्षत्र में बैठे हुए गुरु का प्रभाव अलग होगा। अब आपका 9वें का अधिपति अश्लेषा नक्षत्र में है या रोहिणी नक्षत्र में है, इन दोनों से परिणाम बदल जाएगा। अगर आपने देखा हो तो राम और लक्ष्मण की कुंडली एक ही है, लेकिन वहाँ पर केवल ग्रहों के नक्षत्र बदल गए हैं, और आप जानते हैं कि राम और लक्ष्मण के जीवन का क्या पहलू रहा है। तो ये जो उपाय दिए जाते हैं ज्योतिषी में, इनको आपको इन आधारों पर समझना चाहिए। और विशेषकर जब कहीं पर आपके, और ये भी एक सत्य बात है कि हमारे 9 ग्रह होते, अगर 9 में से किसी एक भाव में 2 से ज़्यादा ग्रह हो गए, यानी 3 ग्रह एक ही जगह चले गए, तो फिर आपका कहीं ना कहीं उन 3 ग्रहों ने किसी और भाव को खाली कर दिया है। उस भाव पर अगर किसी और दूसरे ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, वहाँ पर कोई दूसरा ग्रह नहीं है, तो वो भाव भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो युति ऐसे भी प्रभाव डालती है। इसके अलावा अगर हम इसी को और आगे देखें तो अगर आपके सारे के सारे ग्रह एक ही तरह की राशियों में, जैसे हमारी जो कुंडली में राशियाँ होती हैं वो व्यक्त और अव्यक्त होती हैं, यानी नक्षत्र के आधार पर अगर देखें तो व्यक्त और अव्यक्त नक्षत्रों की श्रेणी होती है। यानी 1 नंबर से लेके, यानी मेष में से जो नक्षत्र होता है कृतिका से लेके और यहाँ आपके ज्येष्ठा तक का, यानी जो आपके कर्क, जो आपकी वृश्चिक राशि है, वहाँ में आपके विशाखा तक का जो नक्षत्र है वो हमारे व्यक्त नक्षत्र कहलाते हैं, यानी जो बाहरी दुनिया में लोगों को दिखते हैं। और अगर विशाखा से शुरू करें और भरणी तक जाएं तो ये अव्यक्त नक्षत्र कहलाते हैं। यानी इन नक्षत्रों में जो ग्रह होते हैं उनका जो प्रभाव होता है वो आपके अव्यक्त, यानी कि आपके अंदर से आएगा, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपको भी ना समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनका प्रभाव आपके, कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में 5 तत्व आए हैं, जो हम पंचेंद्रिय का कर्म लेकर आए हैं, उसके आधार पर परिणाम देते हैं। तो इस तरह से केवल भाव और ग्रहों की युति, इस पर आप किसी चीज़ का निर्णय ना करें। ये केवल एक ज्ञानवर्धक चीज़ है,
ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया है। इसी आकलन को आप सीधे इम्प्लीमेंट ना करें अपनी कुंडली पर। इसके लिए आप ज़रूर किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लें और चैट जीपीटी की तो मदद कतई मत लें, नहीं तो आप कभी धोखा खा सकते हैं। अभी चैट जीपीटी को ज्योतिष की गहराई तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे। हो सकता है कंप्यूटर का ज़माना है, ये आगे पहुंच जाए। तो आशा है आपको ये ग्रहों की युति, उनका दुस्थान शुभ स्थान का प्रभाव उनका दुस्थान और शुभ स्थान का प्रभाव, आपस में परिवर्तन समझ में आया होगा। विशेष करके अंशात्मक रूप से उनकी युति का प्रभाव समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आया है तो आप इसको देखिए कि क्या आपकी कुंडली में भी कहीं 2 से ज़्यादा ग्रह एक साथ हैं और उनका अंशात्मक मान क्या है, और क्या आपको लगता है कि वो जो फल है वो मुझे मिल रहा है। अगर जो अभी तक आपको बताया है मेरा अपना सीमित अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर आशा है कि आपको ये तर्क समझ में आए होंगे। आप सबका मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। ओम गुरुवे नमः।